और अब खबरें विस्तार से। कश्मीर घाटी में आज सुबह से बारिश हो रही है। कश्मीर में कई जगहों से अचानक जल जमाव की खबरें मिल रही हैं। साथ ही झेलम नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये खतरे के निशान से नीचे है। आज तड़के 3 बजे झेलम में जल स्तर दर्ज किया गया, जिसमें संगम 15.19 फीट, रामबंशी बाग 13.78 फीट और अशाम 8.54 BFT था, जो खतरे के निशान से नीचे है। मौसम विभाग ने आज दोपहर से मौसम में सुधार की संभावना जताई है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार बारिश से लोग वहां परेशान हैं और बारिश की वजह कर नदी नालों का स्तर जो है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता परवेज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परवेज, कितना ये परेशानी का सबब बन रहा है बदला हुआ मौसम, और इस बदले मौसम में किस तरह की आशंकाएं या खतरात सामने दिख रही हैं? जी विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ईद से पहले जो सरगर्मियां होती हैं उस पे यहाँ इस टाइम पानी फिर गया है। अगर हम बिजनेस के हवाले से बात करें तो बिजनेस भी ठप है, क्योंकि इन्हीं दिनों में जो ईद की शॉपिंग्स वगैरह हैं वो होती थी यहाँ पे। लेकिन दूसरी ओर जो तशवीश वाली बात ये है कि जो पानी की लेवल्स हैं वो लगातार बढ़ती हैं। हमने अभी जो रीडिंग्स आपने सुनाई वो रात के 3 बजे की रीडिंग्स थी, जिसके बाद तकरीबन 4 बजे से लगातार बारिश अभी तक यहाँ पे कुछ देर पहले तक श्रीनगर शहर में बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी था, जिसकी वजह से लगता है कि अभी और जो ये वाटर लेवल है ये 18 का जो मार्क है, डेंजर 18 फीट का जो डेंजर मार्क है, उसको एक आधा घंटे में ये क्रॉस कर लेगी। अगर हम दूसरी ओर बात करें फ्लैश फ्लड्स का, हमने देखा काफी जगह से इतलात मिल रही है कि फ्लैश फ्लड्स के चांसेस हैं, क्योंकि जो बाकी नदी नाले हैं, विशु है या बाकी है सिंध नाला है, वहां पे जो पानी है वो भी काफी ज्यादा पानी की लेवल जो है वो भी ज्यादा काफी बढ़ गई है। अगर हम यहाँ डल की भी बात करें तो डल में भी आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो भी इस डल में भी पानी की जो लेवल है वो बढ़ गई है। हालांकि डल की लेवल जो झेलम की पानी जो है उससे इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन इसकी लेवल भी जो लगातार पिछले 2 रोज से जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। परसों रात से ये बारिश शुरू हुई थी और कल दिन भर भी, और आज जो सहरी लोगों ने खाई उसके बाद भी जो बारिशें वो अभी तक लगातार जारी थी, जिसकी वजह से जो है पानी की लेवल्स लगातार बढ़ने को दिख रही हैं। न सिर्फ रिवर झेलम में बल्कि रिवर नाले विशु में या फिर नाले सिंध की अगर हम बात करें, इन सारी जगहों पे जो है वहां पे जो पानी की लेवल है वो कॉन्स्टेंटली रेज हो रही है। सबसे बड़ा इशू श्रीनगर शहर में जो है वो वाटर लॉगिंग का है। हमने देखा कि कई सारे इलाके जो हैं वो जेर आब आ गए हैं और कुछ इलाकों में तो घरों में भी पानी घुस गया है, क्योंकि वाटर लॉगिंग यहाँ पे हमेशा से मसला रहा है। हालांकि इस बारी जो यहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसकी वजह से जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा दुबाला हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी भी सड़कें वगैरह हैं वो सारी खुदी हुई है यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अभी महकमे मौसमियात का कहना है कि 22 शाम तक ये मौसम ऐसे ही रहने के इम्कानात है। हालांकि बारिश में उतनी शिद्दत नहीं होगी जितनी बारिश आज सवेरे से हमने देखी यहाँ पे, लेकिन बारिशें और अबरालूद मौसम जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहने के इम्कानात हैं। ये महकमे मौसमियात का कहना है, और उनका साथ में ये भी कहना है कि तकरीबन जो नेक्स्ट मंडे है, कमिंग मंडे जो है, कमिंग मंडे से जो है मौसम सुधर सकता है और धूप वगैरह लोगों को देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें, फिलहाल डिस्ट्रिक्ट्स का भी यही हाल है, क्योंकि जो अपर रीचेज हैं वहां पे काफी जगह पे हमने देखा कि बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई और उसकी वजह से जो है शदीद सर्दी की लपेट में इस टाइम है। यहाँ पे जिन लोगों ने जैकेट्स वगैरह निकाले थे वो जैकेट्स फेरेंस वगैरह वापस लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा इन दिनों में बढ़ गई है। तो अब साथ में ये भी है कि जो ईद का यहाँ पे चलन है, ईद कब होगी, चाहे कल होगी या परसों ईद होगी, लेकिन जो ईद शॉपर्स का रश रहता था मार्केट्स में वो भी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है बारिशों की वजह से। जी विशाल। जी परवेज, यहाँ पर एक सवाल अहम यह है, तो आपने बताया कि वहाँ पर खासतौर से वादी कश्मीर में इस वक्त जो है त्यौहार को लेकर हलचल थी, जिस पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लग गया है, जो कि मौसम खराब है। मेरा सवाल अगला ये है कि जिस तरह वाटर लेवल्स अलग अलग नालों में, नदियों में बढ़ता जा रहा है, क्या आप जैसा बता रहे हैं कि 22 तारीख के शाम तक मौसम में सुधार हो सकता है, तो क्या इस बात के खदशात हैं, क्या इस बात की आशंका है कि
कुछ निचले इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बन जाएगी? जी विशाल, जैसा मैं कह रहा था, जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के, तो उनका साफ कहना था कि जो नॉर्मल जो फ्लड्स होते हैं, फ्लड्स आने के ऐसे कोई चांसेस हैं नहीं, क्योंकि बारिश रुक रुक के गिर रही है, तो और उतनी मिकदार में भी बारिश नहीं गिर रही है, इस वजह से कि फ्लड्स आने के बहुत कम चांसेस है। और अगर हम डेंजर लेवल भी देखें, डेंजर लेवल जो 18 यहाँ पे है, उस 18 डेंजर लेवल के बाद भी तकरीबन 24-25 फीट तक जब पानी जाता है, तब जाके ये पानी जो है वो बंड क्रॉस करके फिर लोकेलिटीज में घुसता है। लेकिन अभी उस तक बहुत टाइम है और ऐसा लग नहीं रहा है कि फ्लड्स के कोई चांसेस हैं। लेकिन जो फ्लैश फ्लड्स हैं, जो नालों में जो तुगयानियां आती हैं, उसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि काफी कुछ जगहों पे काफी लो लेवल पे ये नाले होते हैं और बस्तियां भी इनके साथ में ही होती हैं, तो वहां से पानी निकल के बस्तियों में घुस जाता है। तो उसका जो है वो नॉर्मली जो है प्रेडिक्शन नहीं हो पाती है, वो किसी भी टाइम पे हो सकता है। अभी अगर हम बात करें, क्योंकि जो शहरी से जो बारिशों का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसी तरह से रहा और श्रीनगर में भी ऐसे ही रहा। जो वाटर है ये साउथ कश्मीर से फिर होते हुए जहलिम के थ्रू जब यहाँ नॉर्थ की तरफ आता है, तो वाटर लेवल्स फिर से इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि ये अभी जो है वाटर लेवल और इंक्रीज होंगी, लेकिन हो सकता है कि डेंजर लेवल तक भी ये पहुंचे। लेकिन सैलाबी सूरत हाल, उन्होंने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल नहीं बन सकती है इस वाटर लेवल की वजह से, क्योंकि डेंजर लेवल के बाद भी काफी सारा मार्जिन इसमें रहता है, तकरीबन 7-8 फीट का मार्जिन उसके बाद भी रहता है जब बस्तियों में पानी घुस जाता है। लेकिन फ्लश फ्लड्स के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और साथ में अगर ये भी बता दें कि जो लैंडस्लाइड्स है, लैंडस्लाइड्स जिस तरह से बारिशें हुई हैं, लैंडस्लाइड्स हमने कल भी देखी, और लगातार जो मैट डिपार्टमेंट है उनका भी कहना है कि अगर कोई जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ट्रैवल करे तो उसको चाहिए कि वो पहले जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम है उनसे वो पूरी इंफॉर्मेशन ले ले, उनसे पूरी जानकारी ले ले, तब जाके वो नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करे, या तो फिर इन 2 दिनों में वो ट्रैवल करना नेशनल हाईवे पे अवॉइड ही करे अगर कोई जरूरी काम नहीं है। तो साथ में ये भी कहा गया है कि जो कुछ एरियाज हैं जैसे डोडा किश्तवाड़ है या फिर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो स्नो एवलांचेस हैं, क्योंकि वहां पहले से ही स्नो काफी ज्यादा जमी हुई है, वहां पे भी स्नो एवलांचेस के अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि जो लोग वहां पे रह रहे हो वो भी एहतियात बरतें, ताकि किसी जानी नुकसान का वहां पे कोई अंदेशा ना रहे। ये सारी चीजें जो हैं वो महकमा मौसमियात और एसडीए जो यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनकी ये अलर्ट्स आई हैं, उनकी ये एडवाइजरीज आई हैं, जिनको लोगों को फॉलो करना चाहिए। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका परवेज तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ये बता दें कि जो मौसम है वो लगातार करवट बदले हुआ है, वहाँ बारिश हो रही है। अगर बारिश इसी तरह से रुक रुक के होती रही तो शायद बहुत ज़्यादा खतरा नहीं हो किसी सैलाब जैसे सिचुएशन को लेकर, लेकिन अगर बारिश तेज़ होती है और देर तक होती है तो ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे दूसरी खबर का। और इस वक्त एक और अहम खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन 10 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों का जवाब, प्रथाओं के लिए दर्शन है। शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर लगभग 320 प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जिसमें मैक्सिको, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और जापान के 170 विदेशी प्रतिभागी शामिल हैं, जबकि चीनी भिक्षु सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। विश्व बौद्ध शिखर से दलाई लामा संबोधित करेंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन है उससे आज उनका खिताब होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज SCO आपदा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा होगी। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के बीच ही अमित शाह SCO के सदस्य देशों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बैठक में चीन के प्रतिनिधि समेत SCO देशों के सदस्य देश शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे।
और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक तो एससीओ मेंबर स्टेट्स की जो मीटिंग उसको चेयर करने वाले हैं अमित शाह। मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर खास तौर से फोकस होगा। देखिए विशाल, जैसे कि सब आप जानते हैं कि G20 जो समिट है वो इस साल होना है और भारत अध्यक्षता कर रहा है फिलहाल G20 देशों की। उसी तरह से एससीओ में भी इस साल भारत चेयर कर रहा है और जो मेन एससीओ समिट है वो जुलाई में होगा और अगले महीने एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक भी गोवा में होने वाली है। और एससीओ G20 की तरह एससीओ की भी अलग अलग लेवल की मीटिंग्स जो हैं वो देश भर में हो रही हैं। और इसी सिलसिले में आज इमरजेंसीज मिनिस्टर यानी कि खासतौर से प्रबंधन जो मंत्रालय होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग आज यहाँ दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली के एक 5 तारा होटल में ये मीटिंग 11:30 बजे शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह इसको चेयर करेंगे। एससीओ जैसे आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके हाल में बने और उसके बाद ये इस फोरम को इंडिया चेयर कर रहा है। और आज की बैठक में जो आपदा प्रबंधन है, इमरजेंसीज को कैसे निपटा जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान वर्चुअली जुड़ेगा। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग के लिए इन पर्सन नहीं आ रहे हैं। और वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन के डिप्टी मिनिस्टर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। हालांकि क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें बाद में एक प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चीन और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका क्या रवैया रहता है। और वहीं हालांकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसमें तमाम मुल्क अपनी बात रखेंगे, जिसमें रूस भी है, चीन है, भारत है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकल के आता है। लेकिन ये मीटिंग जो है आपदा प्रबंधन को लेकर होने वाली है। जी शैलेंद्र, एक और अहम बात यहाँ पर ये जिसमें जिस तरह से बात हो रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसके एलिमिनेशन को लेकर बात हो सकती है, तो इसमें मुख्यतः किस तरह की सिचुएशन या किस तरह के हालात का जिक्र होता है और उसके एलिमिनेशन के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए आपदा प्रबंधन या इमरजेंसी सिचुएशन जिस तरह की होती है, जैसे बाढ़ आना, अर्थक्वेक होना, इस तरह से किस तरह से ये एससीओ कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी, इसको लेकर इसमें चर्चा होनी है। टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पर आज डिटेल में चर्चा होगी। 11:30 बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है। और जो एससीओ कंट्रीज है उसमें बता दें कि इसमें भारत, चीन, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो इसमें शामिल हो रही है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उसे कैसे अवॉइड किया जाए और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे मिलकर इससे निपटा जाए, इस मुद्दे पर आज की इस बैठक में चर्चा होने वाली है। जी, इसमें जो एक और बात ये आ रही है कि ये जो मीटिंग को चेयर करेंगे अमित शाह, उसके अलावा जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बायलैटरल जो है वो टॉक्स भी होंगे अमित शाह के साथ। और उनके इन बायलैटरल में कुछ खास फोकस है किसी खास मेंबर देश के साथ बातचीत को लेकर? देखिए इसमें ये जरूर कहा गया है कि आज की मीटिंग के दौरान बायलैटरल जो होंगे, साइडलाइंस आज बायलैटरल भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो एससीओ मेंबर कंट्रीज है उनके साथ बायलैटरल्स कर सकते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है वो किस देश के साथ बायलैटरल करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर बायलैटरल जो मीटिंग्स होती है उसमें जो बायलैटरल इश्यूज हो, जो द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं दोनों देशों के बीच में, उस पर भी चर्चा होती है। तो जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव वर्चुअली इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, इन कंट्रीज के साथ में बायलैटरल होने की संभावना है। हालांकि चीन को लेकर भी अब तक क्लैरिटी नहीं है कि चीन के जो डिप्टी मिनिस्टर आ रहे हैं इस मीटिंग के लिए, उनके साथ इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शायद तमाम जानकारी के लिए। और तो इस वक्त ये जो खबर है काफी अहम है कि आज ये बैठक दिल्ली में हो रही है और उसको चेयर करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है और इस खबर से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान। रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम मीणा ने किया। कैंप के दौरान ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। जम्मू कश्मीर में भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए कानून बनेगा। जेएमसी यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन को डेटा भी प्रदान कर रहा है। जेएमसी ने हाल ही में इस संबंध में सर्वेक्षण किया है। तो इस डेटा यानी सर्वेक्षण के बाद कलेक्ट किए गए डेटा का जो इस्तेमाल है वो प्रशासन को करना है और इसमें जम्मू कश्मीर में भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने में ये डेटा मददगार होगा। राजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जम्मू से। राजन, ये डेटा जो है जो जेएमसी कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन को डेटा प्रदान कर रहा है, ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और इन सब से अलग ये जो भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने के लिए कानून बनने की जो बात है, ये मतलब किस तरह के लोग होंगे, किन्हें जमीन दी जाएगी, किन इलाकों में दी जाएगी, इसका पूरा प्रारूप क्या होगा? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें जेएमसी के ही कुछ ऑफिशियल्स सभी के घरों तक पहुंचे थे। कुल जो 75 वार्ड है जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में आते हैं, वहां गए थे और वहां एक डाटा कलेक्ट किया था कि कौन क्या काम करता है, उसमें कितने सदस्य हैं। ये एक कवायद ये भी थी कि जो अभी सेंसस होने वाला है उसके लिए भी डाटा कलेक्ट करना है। और अब जब हमारी बात हुई है मेयर के साथ, उनका कहना है कि यही डाटा जो अभी लॉ हम इनेक्ट करने वाले हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमने इसमें तमाम जो उस तरह के डाटा से कलेक्ट किए हैं, किनके पास मकान पक्के मकान है, किनके पास कच्चे मकान है, या किनके पास जमीन ही नहीं है, या जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और कब से रहते हैं और उनका कमाई का क्या साधन है, कितने फैमिलीज जो हैं वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये तमाम डाटा जो है ये इससे ये साफ हो जाता है विशाल। सबसे अहम बात ये है कि जो जेएमसी का कहना है कि जो आज ये घोषणा की गई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाएगी, ये आज का नहीं है प्लान, ये प्लान पहले से ही चल रहा था और अब इसको जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जब एलजी मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की थी कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाएगी, उसके पीछे बेसिस भी थे। यानी कि उनको ये मालूम था, उनकी जो इससे पहले भी मीटिंग्स कई हुई होंगी और जिसमें उनको बताया गया होगा कि हमारे पास डाटा है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कितने लोग जो है उनके पास जमीन नहीं है और वो जो इस तरह की योजनाएं हैं जैसे पीएम आवास योजना है या उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो इसी को देखते हुए ये काफी अहम होने वाला है, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो ये सर्वे कंडक्ट करवाया है ये केवल सिर्फ भूमिहीनों को जो भूमि देने में जो डाटा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को
वो प्रोवाइड करेगा, बल्कि इसके साथ साथ कई जो अन्य स्कीमें आने वाली हैं जिसमें जो राशन मुफ्त देना है कभी, या कोई अन्य स्कीम गरीबों तक पहुंचानी है, ये तमाम चीजों में इसी डाटे का इस्तेमाल होने वाला है। ये खुलासा केवल न्यूज़ 18 से जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर ने किया है कि हमने वो डाटा प्रिपेयर किया है, वो डाटा हमने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है, और हम भी चाहते हैं कि जो भूमिहीन है उनको भूमि दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कई स्कीमें ऐसी हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसका फायदा केवल इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आप उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। क्योंकि यदि आपके पास कोई जमीन नहीं है, मकान नहीं है, तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ जो है रेंटेड अकोमोडेशन का है, वो कई जगह काम नहीं आ पाता है। तो इस तरह से जो ये डाटा कलेक्ट किया गया, ये कई मायनों में अहम है, और जो अभी क्योंकि ये अब साफ हो चुका है कि अब ये लॉ जो है वो जल्द ही आ सकता है, जिसमें जो भूमिहीन है उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको पॉइंट आउट किया जाएगा कौन लोग, कितनी संख्या, कितने लोग जो हैं, और क्या हमारे पास इतनी भूमि है, और क्या कहाँ हम उनको जो है ये भूमि दे सकते हैं। जम्मू म्युनिसिपल लिमिट के अंदर दे सकते हैं या उसके बाहर दे सकते हैं। तमाम जगहों से ये जो डाटा है ये कलेक्ट हो सकता है। इसमें 2011 का जो सेंसस का डाटा है उसका भी इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर से आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर हमारे पास है। G20 सम्मेलन का दूसरा दिन विदेशी स्वदेशी प्रतिनिधि करेंगे धर्मशाला भ्रमण। नारघोटा चाय के बागानों का करेंगे दौरा। मान टी एस्टेट फैक्ट्री भी जाएंगे मेहमान। कांगड़ा कला संग्रहालय का भ्रमण करेंगे प्रतिनिधि। जी हाँ, जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो कांगड़ा जिले में पड़ता है, वहां G20 का एक सम्मेलन हो रहा है और आज उस सम्मेलन का दूसरा दिन है। तो G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन विदेशी स्वदेशी प्रतिनिधि करेंगे धर्मशाला भ्रमण। आज ये तमाम जो मेहमान हैं, जो विदेशी भी हैं और जो देश के भी जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, वो आज धर्मशाला का भ्रमण करेंगे। नारघोटा चाय के बागानों का करेंगे दौरा। मान टी एस्टेट फैक्ट्री भी जाएंगे मेहमान, और साथ ही साथ कांगड़ा कला संग्रहालय का भ्रमण करेंगे प्रतिनिधि। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 का आगाज हो गया है। सम्मेलन के पहले दिन की बैठक को लेकर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर शिवाली चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि G20 की बैठक में दुनिया के देशों के साथ ऊर्जा के क्षेत्र पर चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें ऊर्जा के अन्य संसाधनों के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। बैठक में बात की गई कैसे मेथनॉल का प्रयोग करके डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। बता दें कि बैठक के पहले दिन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इको इनोवेशन विषय पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कुल 29 विदेशी प्रतिनिधियों और 30 भारतीय विशेषज्ञों और भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के लोगों ने भाग लिया। और हमारे साथ विचित्र जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, आज सम्मेलन का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास रहेगा? देखिए विशाल, निश्चित तौर पर आज का जो स्केड्यूल था वो तय तो था, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके चलते जो है जिस तरह से उस तय स्केड्यूल में जो देरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं ना केवल यहाँ के मेजबानों के लिए बल्कि जो कि मेहमान आए हुए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये परेशान कर देने वाला विषय है। क्योंकि वो लोग चाह रहे थे, क्योंकि डे 1 से हम लोग देख रहे हैं कि वो धर्मशाला में आकर यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं, यहाँ के तमाम कल्चर को मद्देनजर रखते हुए। तो अभी उन लोगों को जो है धर्मशाला के जो बहुत खूबसूरत एक प्लेस है जिसको नरघोटा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर चाय के बागान है, बहुत बड़े बड़े चाय के बागान है, बहुत हरियाली वहाँ पर होती है। और अगर आसमान साफ होता तो फिर तो उस हरियाली में और उस क्षेत्र में, खासतौर पर उसी क्षेत्र में जो है 4 चांद लग जाते हैं खूबसूरती के। तो अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो उस वजह से जो है उन चाय के बागानों में ना तो ये मेहमान जा पा रहे हैं और ना ही जो एक्सपीरियंस उनको वहां पर चाय को चुनने का लेना था वो ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो स्केड्यूल है वो इसी तरह से कि आज वो नरघोटा में जाएंगे, चाय के बागानों को देखेंगे, वहाँ चाय को चुनेंगे और इसके साथ साथ जो है वो फिर वो मान टी एस्टेट जो फैक्ट्री है वहाँ पर चाय की प्रोसेसिंग कैसे होती है वो विचित्र। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। एक इस पे क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए। जो खबर ये आ रही है कि इलेक्ट्रिक बस सेवा जो आज से शुरू होनी थी वो आज से शुरू नहीं होगी और खराब मौसम की वजह से सीएम का जो दौरा है वो रद्द है और इलेक्ट्रिक बसों की आज नहीं हो पाएगी रवानगी। जो आज से फ्लीट जो 10 बसों की शुरू होनी थी इलेक्ट्रिक बसों की, इसके बारे में भी आज सीएम को उस पर हरी झंडी दिखाना था। एचआरटीसी की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। आज ये नहीं हो पाएगा, दोबारा तय होगा हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई आपको विचित्र?
बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रबंधक निदेशक हैं हिमाचल प्रदेश ये HRTC यानी पथ परिवहन निगम के जो प्रबंधक निदेशक हैं, उनकी ओर से बाकायदा बातचीत में उन्होंने बताया है कि जो कार्यक्रम उनकी ओर से ये तय किया गया था, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आकर खुद हरी झंडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों की को दिखानी थी, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। और वो ये सौगात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है कांगड़ा के लोगों को मिलने वाली थी धर्मशाला की मार्फत, लेकिन आज जो है ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, अब इसको रद्द कर दिया गया है। और हाँ, उन्होंने इतना भी बताया है कि जो भी लोग इस कार्यक्रम में आना चाह रहे थे उनसे भी हम लोग जो है यानी न्यूज़ 18 के मार्फत भी हम लोग अपील कर सकें कि वो लोग आज ना आए, और निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम जो है जैसे ही मौसम साफ होगा तो अगले किसी और दिन के लिए जो है इसको तय किया जाएगा। तो फिलहाल ये कार्यक्रम जो है वो रद्द हो चुका है, जिसकी वजह से जो है आज कांगड़ा को मिलने वाली ये बड़ी सौगात जो है वो नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुझे तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।